नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस चैनल पे हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, ये जुड़ता है ऊर्जा संसाधन की खोज को लेकर। कुछ समय पहले ही एक बड़ी खुशखबरी या कहें एक सूचना आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि बिहार और एक तरह से देखें तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर अवस्थित है, बलिया। और उसके संदर्भ में ये कहा गया था कि बलिया में ऊर्जा संसाधन के महत्वपूर्ण जो स्रोत हैं, उनकी जानकारी मिली है। और इसी के संदर्भ में अब एक बड़ा जो न्यूज आ रहा था कि बलिया बना देश का नया ऊर्जा का केंद्र। लेकिन अब इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी की जो समस्या है, बेरोजगारी की जो किस्मत है, क्या बलिया में जो ऊर्जा संसाधन की जो उपस्थिति है, क्या वो इसकी किस्मत को बदल देगा या फिर कोई नई जो संकट है वो उत्पन्न करेगा? क्योंकि ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि बलिया में जो तेल की खोज है, क्या कुछ बड़े बदलाव लाने वाली है बलिया के संदर्भ में, या फिर ये जो बदलाव है, ये बदलाव की जो दस्तक है, ये क्या कोई संकट की शुरुआत है? यही आज हमारे चर्चा का विषय है। इस पर हम डिटेल से आज बात करने वाले हैं कि आखिर बलिया बना देश का नया ऊर्जा केंद्र, तो क्या इस क्षेत्र की किस्मत बदलने वाली है? क्या इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कोई बड़ा संकट भी खड़ा हो सकता है? तो इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर बात करेंगे। अभी इस खोज के संदर्भ में वास्तव में जो स्थिति है वो कहाँ तक पहुंची है, क्या गतिविधियां इसके संदर्भ में संचालित हो रही हैं, और अगर यहाँ पर इस तरह का कोई भी ऊर्जा संसाधन प्राप्त होता है तो बलिया को क्या फायदा हो सकता है, बलिया को क्या क्या मिल सकता है इससे, इस पर हम खास तौर पर बात करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर हम बात करेंगे, और सरकार और ओएनजीसी के संदर्भ में आखिर आने वाले समय में इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। और बलिया की धरती से जो ऊर्जा का उत्पादन है, आखिर इस पर इतना डिस्प्यूट, इतना विवाद क्यों देखने को मिल रहा है, इस विषय पर भी संक्षिप्त रूप से हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा लास्ट में देख लेंगे कि कैसे निकाला जाता है जो ऑयल है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, खोज कैसे की जाती है, कैसे खुदाई होती है, कैसे निष्कर्षण होता है, और इसमें कृत्रिम विधियों से कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया संचालित होती है। तो ये पूरा आज हमारे एपिसोड का चर्चा का जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे उन पर हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तेल की जो खोज है, ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बलिया क्षेत्र के लिए एक बड़े जो बदलाव हैं वो लाने की क्षमता रखता है। और अगर इस तरह के बदलाव होंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो खोज है, ये उस पूरे क्षेत्र की जो तकदीर है, उसकी जो किस्मत है, उसको बदल कर रख देगी। खास तौर पे जो उस क्षेत्र में बेरोजगारी है, जो आर्थिक जो एक स्थिति है, उसको परिवर्तित कर सकती है। लेकिन अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि किस्मत बदलने के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस पूरे क्षेत्र के लिए ये जो एक खोज है, ये संकट न उत्पन्न कर दे। और ओएनजीसी ने गहराई से जो प्रक्षेपण है, जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता है, उसके सपने के साथ जो उभरने का एक जो प्रश्न है, वो अब कहीं ना कहीं सबके मन में अब उठ खड़ा हुआ है। तो इसी की आज चर्चा कर रहे हैं हम कि बलिया और उसके संदर्भ में जो भी ऑयल या नेचुरल गैस जो खोजे जाने की कहानी है, ये आखिर क्या है। तेल की खोज में जो एक बदलाव है, आप सभी समझ रहे हैं कि चूंकि भारत क्या है कि ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में पूरी तरह से आप देखें तो लगभग 90 to 95% बाहर से आयातित ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर है। बड़ी मात्रा में जो तेल है, जो गैस है, वो बाहर से क्या करता है, आयात करता है। और ऐसे में अगर भारत के किसी क्षेत्र में इस तरह के ऊर्जा संसाधन के खोजने की बात सामने आए, ऊर्जा संसाधन के स्टोर की, उसके संसाधन उपलब्ध होने की जो बात है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तर प्रदेश का एक बलिया जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, यहाँ से चूँकि जनवरी में ही लगभग देखें तो बड़े स्तर पे ये सूचना आई कि वहाँ पर तेल और प्राकृतिक जो गैस है उसके भंडार हैं। और इसके लिए जो तेल और प्राकृतिक जो गैस निगम है, जिसे ओएनजीसी कहते हैं, उसने प्राकृतिक तेल और कच्चे जो भी यहाँ पर जो गैस के भंडार हैं, उसके लिए जो भी कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों के संदर्भ में कहीं ना कहीं नज़र रखने की जो योजना है वो बनाई थी। और ये खोज न केवल बलिया के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ देश को भी
ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जा सकता है। खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ये जो बलिया है, इसे कहीं ना कहीं देखें तो देश के ऊर्जा मानचित्र पर भी महत्वपूर्ण रूप से स्थापित कर सकता है। और असल मामले में देखें तो जो बलिया है, बलिया से लेकर जो समुद्र तट तक फैला हुआ पूरा जो गंगा घाटी जो पूरा रीजन है, ये लगभग आप देखेंगे तो 300 किलोमीटर रेंज में ये फैला हुआ है। और इस क्षेत्र में अगर देखेंगे तो तेल और गैस के भंडार होने की जो पुष्टि है, उसके लिए लगातार वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी किए जा रहे हैं। और इसी के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण सूचना आई थी कि संभवतः यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस के जो भंडार हैं उनकी अवस्थिति है। इसके संदर्भ में आखिर जो अब तक खोज है, जो प्रक्रिया है, वो आगे कहाँ तक बढ़ी है, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। ओएनजीसी ने बलिया के समीप जो सागर पाली है, उस क्षेत्र में 3000 मीटर से अधिक की गहराई तक की जो एक खोज है, उसकी स्थापना शुरू कर दी है। भूगर्भी जो भी सर्वेक्षण है उनका उपयोग किया जा रहा है। बड़े स्तर पर देखें तो यहाँ पर मैग्नेटो जो टेल्यूरिक, जिसे एमटी कहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण है, और जो सेस्मिक इमेजिंग जो तकनीकें हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ की खोज प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। अल्फा जियो इंडिया को जिम्मा दिया गया है कि वो 1200 प्लस 1200 प्लस पॉइंट्स का जो डेटा है वो अपलोड करे। खास बात यह है कि यहाँ पर बड़े एक बजट के साथ निवेश की योजना बनाई गई है, जिससे राज्य में ऊर्जा, रोजगार और राजस्व का एक नया जो सोर्स है वो खुल सके। तो देखी जाने वाली बातें हैं कि आखिर ये जो प्रक्रिया है ये और आगे कब तक बढ़ती है। पूरी तरह से यहाँ पर जो ऊर्जा संसाधन की खोज का मामला है वो कब तक वास्तव में देखें तो एक वास्तविकता के तौर पे उभर कर आता है, और यहाँ से उत्पादन कब शुरू होता है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अब इसमें अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर बलिया को क्या मिल सकता है इस खोज से, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में इस तरह के संसाधन की जब उपस्थिति की बात की जाती है तो लोगों के मन में होता है कि क्या सरकार इससे फायदा उठाएगी। बड़ी बड़ी प्राइवेट और सरकारी या निजी कंपनियां या इस तरह के जो भी वित्तीय संस्थान हैं, क्या उसका फायदा उठाएंगे, या फिर आम जो लोग हैं, जो सामान्य आम जनमानस हैं, वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, क्या उन्हें भी कोई फायदा होगा। ये एक बड़ा मुद्दा है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो फायदा होगा बलिया के संदर्भ में, इस स्थानीय लोगों के संदर्भ में, तो ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता की ओर जो एक कदम है, उस रूप में यदि बलिया में जो वाणिज्यिक मात्रा में जो कच्चा तेल है, बड़ी मात्रा में, वाणिज्यिक कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ठीक ठाक मात्रा में यहाँ पर जो भी ऑयल है, जो कच्चा तेल है, जो नेचुरल कह सकते हैं कि प्राकृतिक जो गैस है, अगर वो मिल जाते हैं तो न केवल ये यूपी के लिए बल्कि यूपी के साथ बलिया डिस्ट्रिक्ट के लिए भी देखें तो जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसकी उपलब्धता जो है ये क्या करेगी कि ये पूरे क्षेत्र के लिए और राष्ट्रीय स्तर पे जो ऊर्जा सुरक्षा है, जो एनर्जी सिक्योरिटी होती है, उसमें ये क्या करेगी, एक महत्वपूर्ण कदम निभाएगी। दूसरी बात करें कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए क्या है कि जो एक रोजगार होता है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है, वो भी प्रदान करेगी। इस परियोजना में चूंकि बड़ी संख्या में क्या होंगे कि जो एम्प्लॉय हैं उनकी जरूरत पड़ेगी योजना को साकार देने के लिए, तो हजारों लोगों को क्या होगा कि चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा कि उनकी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जो भी लोकल स्तर के जो यूथ हैं, स्थानीय स्तर पे जो भी युवा हैं, उनको तकनीकी जो प्रशिक्षण है वो भी प्रदान किया जा सकता है, ताकि वहीं पर स्किल्ड जो लेबर्स हैं, स्किल्ड जो टेक्नीशियन हैं, उनकी ज़रूरत पूरी की जा सके। तो इससे वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार और स्थानीय विकास के लिए देखें तो एक महत्वपूर्ण जो एक समाधान है वो प्राप्त हो सकता है। सुपरमार्केट में जो सुधार है ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि डिजाइन से लेकर जो उत्पादन है, कोई भी जो डिज़ाइन होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है, उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सड़क है, बिजली है, पानी है, जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, संचार जो व्यवस्था है, इससे देखें तो उस पूरे क्षेत्र में जो एक विकास की लहर है वो देखने को मिलेगी, और इससे सीधे जो लाभान्वित होंगे वहाँ के लोग होंगे।
लेकिन इन सब के बावजूद भी देखें तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो कंसर्न है वो भी सबके सामने आ चुका है। क्या कंसर्न है, क्या चिंता है? तो गंगा जो नदी है, गंगा नदी से जो जल और जो उसका नदी का जो जल है उसके प्रदूषित होने की जो समस्या है, जो पॉल्यूशन की समस्या है, प्रदूषण की जो समस्या है, इसका जो खतरा है वो भी अब कहीं न कहीं उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पानी के संदर्भ में कि वहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा ड्रिलिंग की जाएगी, बहुत सारे जो विस्फोट हैं वो किए जाएंगे। इसके अलावा उस पूरे क्षेत्र की अपनी जो प्राकृतिक संरचना है, वहाँ की जो भौगोलिक संरचना है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। तो वहाँ के लिए ये क्या हो सकता है, एक निगेटिव इम्पैक्ट लाने वाला हो सकता है। इसके अलावा देखिए एक बड़ा जो मुद्दा है वो भूमि अधिग्रहण विवाद को लेकर हो सकता है। अब तक देखें तो वहाँ पर भारी संख्या में जो किसान हैं, जो विभिन्न परिवार हैं, उनकी जो जमीनें हैं, उन जमीनों को कहीं ना कहीं एक तरह से पैमाइश की जा चुकी है कि आखिर यहाँ तक जो खोज है वो खोज देखी जाएगी कि आखिर कहाँ पर ऐसी ऊर्जा संसाधनों की उपस्थिति है। तो इस कारण से अगर भविष्य में इन क्षेत्रों पर आधार जो एक मजबूत है, एक खोज है, उसके लिए अगर भूमि का जो अधिग्रहण है, इस अधिग्रहण को लेकर जो वहाँ के लोकल लोग हैं अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो हो सकता है कि अधिग्रहण से संबंधित वहाँ पर आंदोलन हो सके। लोगों के बीच में जो एक असंतोष होता है वो व्याप्त हो सके, तो उस क्षेत्र में इस तरह के अनरेस्ट की समस्या देखने को मिल सकती है। सामाजिक सरोकार की बात करें तो यदि जो सरकार है, सरकार या जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले लोग हैं, केवल कुछ खास क्षेत्रों पर अगर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं, स्थानीय हितों को अगर वो दरकिनार रखते हैं, तो सामाजिक और जो असहिष्णुता है उसके अलावा जन विरोध का एक बड़ा जो कारण है वो भी बन सकता है। तो इस तरह के बहुत सारी बातें हैं कि अगर इस तरह के खोज होते हैं तो बलिया के संदर्भ में वहाँ की जो स्थिति है वो कहाँ तक पहुँच सकती है ये हमने देखा। और इसके संदर्भ में जो भी गवर्नमेंट है, जो एनजीसी है, उसे क्या करना चाहिए, कैसी पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, उसकी अगर हम बात करें तो स्थानीय जो भी पार्टनर्स हैं उनकी जो सहभागिता है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। खासतौर पे पंचायत, किसान संगठन, उनके साथ बातचीत की जानी चाहिए। जो भी संभावित मुद्दे उठने वाले हैं उन पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। उससे संबंधित जो भी मुआवजा है, जो अधिग्रहण नीति है, लोगों के जो कह सकते हैं जो हितों के प्रभावित होने की बात है, उससे संबंधित जो नीति है वो लागू की जानी चाहिए। और एक खास तौर पे जो पर्यावरण के प्रति एक कंसर्न देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि वहाँ का मूल जो प्राकृतिक संरचना है वो प्रभावित हो सके। तो इसके लिए कहीं ऐसा ना हो कि बड़े स्तर पे वहाँ पर जन आंदोलन देखने को मिले। तो उसके पहले ही कि ऐसा कुछ हो, उससे पहले उसके लिए सटीक जो रणनीति है वो सरकार के द्वारा बनाई जानी चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण के स्तर पे स्थानीय जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों से ही उनके स्किल्ड को, उनके स्किल्स को, उनका जो भी कह सकते हैं कि वहाँ पर ज़रूरत की जो चीज़ें होंगी, चाहे वो तकनीकी स्तर पे, चाहे कुशल श्रम बल के स्तर पे, तो वहाँ के लोगों को ही, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उन्हें ट्रेंड किया जाए, उन्हें तकनीकी रूप से एक्सपर्ट बनाया जाए, ताकि वहाँ की ज़रूरतों को वो पूरा भी करे, दूसरी तरफ उन्हें भी लाभ हो, एक तरह से रोज़गार मिले। उनके लिए देखें तो एक आर्थिक जो आय प्राप्त करने का जो साधन है वो ये खोज बन सके। तो हो सकता है कि ये आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण रूप से जो नीति होगी वो लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा देखें तो बलिया की जो धरती है, उस धरती से जो ऊर्जा उत्पादन है और इस पर जो विवाद है ये अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब खुलकर सामने आने लगा है, क्योंकि वहाँ जो प्राकृतिक और तेल गैस है, निश्चित रूप से ये जो खोज है ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय भारत के संदर्भ में क्रांतिकारी जो बदलाव है वो ला सकता है। लेकिन ये तब सफल माना जाएगा जब तक कि सतत विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय जो कह सकते हैं कि जो संतुलन है उसको ध्यान में रखते हुए इसे खोजा जाए, इसको और आगे बढ़ाया जाए। और ये पूरा जो परियोजना है एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट हो सकती है, चाहे वो राज्य सरकार की बात करें, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों की बात करें या पूरे देश की बात करें।
तो इस कारण से एक पूरे स्तर पे जो स्थानीय लोग हैं उनको जोड़ते हुए ये जो परियोजना है ये आगे बढ़ाई जानी चाहिए, अन्यथा जो ये सपना है ये सपना ही रह जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब इसमें एक और बिंदु जुड़ता है कि कैसे निकाला जाता है जो ऑयल है, इसकी जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो कई चरणों में होती है। सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि खोज की बात होती है कि आखिर कहाँ पर इस तरह के जो भी ऊर्जा संसाधन है उनकी अवेलेबिलिटी है, इनके स्टोर हैं। तो ये पता लगाना होगा कि खनिज तेल निकालने से पहले कि आखिर कहाँ मौजूद है, और इसके लिए क्या किया जाता है, पूरी एक प्रक्रिया होती है। जियोलॉजिकल जो सर्वे है वो किया जाता है। भूकंपीय जो तरंगे हैं, सेस्मिक जो वेव्स हैं, इनका उपयोग करके ये जाना जाता है कि धरती के अंदर तेल है भी या नहीं है। अगर है तो आखिर वो कितनी गहराई में है, इसके संकेत मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए वहाँ परीक्षण के स्तर पे जो कुएं हैं वो खोदे जाते हैं। और जब ये खुदाई होने लगती है, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें, तो जब ड्रिलिंग की प्रक्रिया पूरी शुरू होती है तो इसमें तेल तक पहुंचने के लिए जो ऑयल रिंग है, जो ऑयल रिंग होते हैं, उनकी मदद से धरती में एक गहरा जो होल है, जो छेद है, वो किया जाता है। और ये खुदाई हजारों फीट की गहराई तक जाती है। एक तरह से देखें तो जो रोटेटरी, एक तरह से घूर्णन जो विधि है, उसी का उपयोग करते हुए, जिसमें एक घूमती हुई जो ड्रिल है उसे क्या किया जाता है, उन चट्टानों को काटते हुए नीचे तक जाती है। और उसके बाद जो एक्सट्रैक्शन है उसका चरण आता है, जब प्राकृतिक दबाव जो होता है, प्राइमरी जो एक्सट्रैक्शन होता है, जब कुआं नया होता है तो जो भी ऑयल है, जो तेल है, अपने प्राकृतिक दबाव से ऊपर धीरे धीरे आने लगता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होती है। और कृत्रिम विधियों से जब दबाव कम हो जाता है तो नीचे दिए गए जो भी तरीके हैं, अलग अलग जो तरीके होते हैं, जैसे जल या फिर इंजेक्शन, जो गैस इंजेक्शन है, यानी कि जल या गैस के नीचे इंजेक्ट किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि एक तरह से जो दाब है, जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो तेल को ऊपर आने के लिए मजबूर करता है। दूसरा एक तरीका होता है थर्मल मेथड। थर्मल का मतलब हीट मेथड कह सकते हैं। भाप भेजकर तेल का क्या किया जाता है कि तेल चूंकि गाढ़ा होता है, तेल को पतला करने का प्रयास किया जाता है। होल से क्या किया जाता है कि वेपर को एंट्री कराई जाती है, वाष्प को नीचे भेजा जाता है, भाप को। और इससे क्या हो जाता है कि जो नीचे जो ऑयल है वो धीरे धीरे पतला होने लगता है, थीन होने लगता है। उसके बाद क्या है कि आसानी से वो बाहर निकाल लिए जाते हैं। एक और तरीका अपनाया जाता है, एक तरह से जो पृथक्करण होता है, जिसे सेपरेशन कहते हैं। जैसे निकाले गए तरल में देखें तो तेल के साथ क्या है कि गैस भी है, पानी भी है, अन्य जो पार्टिकल्स हैं जैसे सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो इन्हें अलग करने का प्रयास किया जाता है और इसके लिए पूरा जो सेपरेशन टेक्नोलॉजी है वो अप्लाई की जाती है। सेपरेटर यूनिट्स लगाए जाते हैं, जिससे क्या किया जाता है कि जो तेल है उससे नेचुरल स्तर पे जो भी उसमें अशुद्धियां हैं उनको निकाले जाने का प्रयास किया जाता है। और फिर शुद्ध कच्चा जो तेल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं, ये पाइप लाइनों के माध्यम से, जो टैंकर्स हैं उनके माध्यम से, जो भी रिफाइनरीज हैं जहां पर कच्चा तेल शुद्ध किया जाता है, जहां पर रिफाइनिंग होती है, शोधन होता है, वहां तक भेजा जाता है। और फिर जो भी रिफाइनरी फैक्ट्रीज हैं वहां पर कच्चे जो तेल हैं उसको पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, जो एलपीजी है, टार है, उसके उत्पादन के द्वारा इसे बदला जाता है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है कि तेल निकाले जाने की और उसे तेल के फाइनल स्तर पे लाने की। तो इस तरह से पूरा जो चरण है वो पूरा हो जाता है। तो आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि बलिया के संदर्भ में जो वहाँ पर ऊर्जा संसाधन है, ये कहा जा रहा है कि क्या उस पूरे क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए, जिले के लिए, वहाँ के लोगों के लिए उनकी जो किस्मत है वो बदल देगा, या फिर आने वाले समय में कोई बड़ा जो संकट है वो उत्पन्न करने वाला है। तो इसी के संदर्भ में हमने डिटेल एनालिसिस की और विभिन्न जो पहलू हैं उन पर चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।